हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एजेंट्स का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एजेंट्स, उसके सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो ये बड़ी प्यारी यूनिट है, बड़ी छोटी सी यूनिट है। इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कुछ है याद करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, कैटेगरीज ऑफ एजेंट्स हैं ऑन बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, कि एजेंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है और एजेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर उसके बाद है नेगोशिएशन एंड बार्गेन, और उसके बाद है ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम। अब क्या है कि नेगोशिएशन और बार्गेनिंग जो है ये तो छोटी छोटी चीज़ है। जो मेन है वो है कैटेगरीज ऑफ एजेंट्स ऑन बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, और दूसरा है मल्टी एजेंट सिस्टम एंड एजेंट कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर हम एजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने पुरानी यूनिट्स जो है हमारी उसके अंदर भी हमने पढ़ा है एजेंट्स के बारे में कि लर्निंग एजेंट होते हैं। तो वही चीज़ें हम और ज़्यादा ब्रीफली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ एजेंट ऑन बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर में 4 टाइप के हमारे कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी लॉजिक बेस्ड एजेंट, दूसरा होता है रिएक्टिव एजेंट, फिर है बिलीफ डिज़ायर इंटेंशन एजेंट, और लास्ट है हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब अगर हम लॉजिक बेस्ड एजेंट्स की बात करें, कैरीज आउट डिसीजन मेकिंग थ्रू लॉजिकल डिडक्शंस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे लॉजिकल डिडक्शंस होते हैं, मतलब कि लॉजिकल चीज़ें जिसके अंदर चाहिए होती हैं और उसके बाद हम डिसीजन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लॉजिक बेस्ड एजेंट्स। अब इसके अंदर क्या है, कैरीज आउट डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन बाय डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम सिचुएशन टू एक्शन। इसके अंदर जैसे हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन हम किसी सिचुएशन के ऊपर देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे है, ये डायरेक्टली मैप करता है कि कौन सी सिचुएशन में किस टाइप का एक्शन करना चाहिए, एंड उसी एक्शन के हिसाब से रिएक्शन देता है। ठीक है। फिर उसके बाद है बिलीफ डिज़ायर इंटेंशन एजेंट्स। इन एजेंट्स के टाइप में क्या होता है, कैरीज आउट डिसीजन मेकिंग दैट डिपेंड ऑन मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विच रिप्रेजेंट द एजेंट्स बिलीव्स एजेंट डिज़ायर एंड इंटेंशंस। इसके अंदर क्या होता है कि एजेंट का जिस हिसाब से बिलीफ होता है कि एजेंट को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या फिर एजेंट का जो डिज़ायर होता है कि नहीं यार मेरा तो आज यही मन करने का कर रहा है, मैं तो यही करूँगा, या फिर जो उसके इंटेंशन होते हैं उसके हिसाब से जो वो मैनिपुलेशन करता है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो जो एजेंट कैरी आउट करता है उसे बोलते हैं बिलीफ डिज़ायर इंटेंशन एजेंट। ठीक है। जो हमारा लास्ट इसके अंदर है कैटेगरी, वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर। ये क्या होता है, थ्रू वेरियस सॉफ्टवेयर लेयर्स ईच एक्सप्लिट्स रीजन अबाउट एनवायरनमेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एज पर रिक्वायरमेंट। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन हमें पता है कि जब हम जो चीज़ें यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब उन चीज़ों को हाइड कर लेते हैं तो हम उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल क्या है कि अब आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते वक्त आप क्या करते हो, गाड़ी में बैठा, आपने आपने डोर खोला, आप गाड़ी में बैठे एंड आपने जो कीज़ है, की हेल्प से आपने इग्निशन ऑन किया, या फिर जो पुश बटन है उसकी मदद से आपने इग्निशन ऑन किया। अब आपको ये मतलब है कि इग्निशन ऑन होना चाहिए, इंजन ऑन होना चाहिए। आपको ये मतलब नहीं है कि इंजन ऑन कैसे कैसे हुआ, आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तो इंजन के अंदर क्या हुआ होगा, स्पार्क हुआ होगा, स्पार्क के बाद फ्यूल में आग लगी होगी, फिर उसके बाद जो उसके ट्यूब्स हैं उसके अंदर फ्यूल आया होगा, एंड इसी तरीके इग्निशन बढ़ना चालू हुआ होगा, फिर उसके बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई होगी। जो भी है वो सारी एब्स्ट्रैक्शन लेवल में होती है, जो यूज़र से हिडन होती है, या फिर यूज़र का उनसे कोई काम नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर कई सारे एनवायरनमेंट होते हैं, और हर एक एनवायरनमेंट का एक अलग जो है रीज़न निकल के आता है, हर एक अलग रीज़न देता है जिसकी मदद से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। ठीक है। लॉजिक बेस्ड एजेंट्स, सबसे पहले हम ये जो 4 एजेंट्स हैं आप इनको ब्रीफली देखने वाले हैं, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और भी कई सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लॉजिकल बेस्ड एजेंट से। तो लॉजिकल बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच इन एआई, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, सजेस्ट इंटेलिजेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड बिहेवियर एंड डेटा मैनिपुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारी डिजायर्ड बिहेवियर होता है, नहीं नहीं हमारा इस टाइप से डेटा जो है वो इस हिसाब से काम करना चाहिए या इस हिसाब से काम करना चाहिए, यूज़र ने अपना पहले से ही बता दिया कि इस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, तो उसी बिहेवियर के हिसाब से काम किया जाएगा और उसी हिसाब से जो डेटा है उसे मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है।
इन दिस सिस्टम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और लॉजिकल फार्मूला, इसके अंदर क्या होता है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो लॉजिकल फार्मूलाज भी हो सकते हैं, या फिर सिंटैटिक मैनिपुलेशन जो होती है उसे लॉजिकल डिडक्शन बोला जाता है, या फिर थ्योरम प्रूविंग कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमें पता है अगर सिंटेक्स गलत होगा तो हमारी थ्योरम गलत प्रूव होने वाली है, क्योंकि अगर हमारा प्रोग्राम ही ठीक नहीं होने वाला है तो भैया थ्योरम तो गलत होगी ही होगी। और जो भी इसके अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो लॉजिकल फॉर्मूला है। जैसे सिंबॉलिक मतलब कि एडिशन, ये बना दिया, ठीक है, तो ये एक सिंबल ही तो है, लेकिन ये क्या है, एक लॉजिकल फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ एजेंट एज थ्योरम प्रूविंग इज हाईली अट्रैक्टिव। जो एजेंट का आइडिया है थ्योरम को प्रूव करने का वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो यूज़र है उसको अट्रैक्ट करता है कि हाँ जो इसका जो ये थ्योरम प्रूव कर रहा है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, या फिर हाँ मेरी इस हिसाब से जो थ्योरम है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये वाली जो चीज़ें हैं इस एजेंट की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इट सेटिस्फाई स्पेक्स, ये सेटिस्फाई करता है स्पेसिफिकेशंस को, एज इन्वॉल्व्स रिफाइनिंग स्पेसिफिकेशंस थ्रू मोर कॉन्क्रीट स्टेजेस अंटिल इम्प्लीमेंटेशन इज डन करेक्टली एंड कम्प्लीटली। इसके अंदर क्या होता है, ये सेटिस्फाई करता है स्पेसिफिकेशंस को, क्योंकि ये रिफाइन करता है स्पेसिफिकेशंस को। रिफाइन मतलब कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को रखा, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को निकाल दिया। और इसके अंदर ना जो स्टेजेस होती हैं स्पेसिफिकेशंस को रिफाइन करने की या फिर चेकआउट करने की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कॉन्क्रीट की तरह होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ये जब तक इंप्लीमेंट करता है जब तक या तो करेक्टली या फिर कंप्लीटली डन नहीं हो जाता है, या तो सही से होना जाना चाहिए या फिर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके कुल मिलाकर के 2 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है लॉजिक बेस्ड अप्रोचेस टू बिल्डिंग एजेंट्स। जो इसकी लॉजिक बेस्ड अप्रोच है एजेंट्स को बनाने की, डिसीजन मेकिंग की, वो डिडक्शन की तरह देखी जाती है। डिडक्शन मतलब कि एक तरीके से कटौती की तरह देखी जाती है, ठीक है। गुड टू वर्क विद एज हैव क्लीन सिंटेक्स, ये इजी टू वर्क है, आसानी से आप काम कर सकते हो क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। एंड यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसको आप बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्लीन सिंटेक्स होगा तो आप फ्यूचर में भी उसको रिकमेंड कर सकते हो या फिर फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है इनबिल्ट कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थ्योरम प्रूविंग अफेक्ट्स टाइम कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट्स। जो इनबिल्ट कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है थ्योरम के अंदर वो प्रूव करती है कि जो टाइम एनवायरनमेंट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे हमारी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी थ्योरम की, वैसे वैसे जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड वो सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ दोगे तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं सॉल्व करने में। अब 2 + 2 है 4, तुरंत आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी इक्वेशन दे दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूँ, तो उसको आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, राइट। तो वही चीज़ है, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग इज़ प्रिडिक्टेड। जो डिसीजन मेकिंग है इसकी प्रिडिक्ट की जा सकती है कि हाँ ये डिसीजन आ सकता है, ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिंग एंड रीजनिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स डायनेमिक पॉसिबली फिजिकल एनवायरनमेंट आर अनसॉल्व्ड विद डिफिकल्टीज द डेवलपमेंट ऑफ एजेंट। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसकी जो रीजनिंग है या फिर उसको रिप्रेजेंट करना हो, ये इस चीज़ के अंदर ये चीज़ फेल हो जाती है, ठीक है। लॉजिकल इस चीज़ में फेल हो जाता है कि वो रिप्रेजेंट कर पाए या फिर रीज़न दे पाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस एजेंट को जो डेवलप करना है वो डिफ़िकल्ट बन जाता है। रिएक्टिव एजेंट आर्किटेक्चर, इसके बाद है हमारा रिएक्टिव एजेंट आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस हिसाब से सिचुएशन होगी उस हिसाब से एक्शन होगा और उस हिसाब से रिएक्शन होगा, ठीक है। समटाइम्स रेफर्ड एज बिहेवियरल, सिचुएटेड एंड रिएक्टिव। ये कभी कभी क्या होता है, रेफर किया जाता है। अब मतलब कि रिएक्शन किस किस भी पे हो सकता है। सबसे पहले बिहेवियरल हो सकता है, सिचुएटेड हो सकता है और लास्ट होता है रिएक्टिव हो सकता है। अब हम तीनों को अलग अलग देखने वाले हैं क्या क्या है। बिहेवियरल की अगर बात करें, बिहेवियरल बिकॉज डेवलपिंग एंड कंबाइनिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स, क्योंकि इसके अंदर हम इंडिविजुअल बिहेवियर्स को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब जैसे गुस्से वाला बिहेवियर है उसको हम खुशी के साथ वो कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से है। फिर उसके बाद आता है आपका situated because agents are situated in some environment rather than disembodied from it। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एजेंट्स होंगे वो किसी ना किसी एनवायरनमेंट के साथ तो रहे होंगे। अब देखिए हमने डायग्राम्स भी देखे हैं पीछे, उसके अंदर एक एजेंट होता है और एक्चुएटर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं उनको, और वो सेंसर्स जो होते हैं वो वहाँ से इनपुट लेते हैं एंड जो हमारे एक्चुएटर्स होते हैं वो वहाँ से आउटपुट देते हैं, राइट। तो एजेंट के अंदर नेसेसरी है कि एक एनवायरनमेंट ज़रूर होना चाहिए, जब भी वो ईजिली वर्क कर पाएगा, एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा और वर्क ही कर पाएगा
एफिशिएंटली, और उसकी तो बहुत दूर की बात है, जब तक इनपुट ही नहीं आएगा एनवायरनमेंट में तो आउटपुट कैसे आएगा। तो एजेंट काम ही नहीं करेगा, तो मतलब कि किसी न किसी एनवायरनमेंट के अंदर तो सिचुएटेड होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे है। रिएक्टिव बिकॉज सच systems 100% अंडरस्टूड बाय रिएक्टिंग टू एन एनवायरनमेंट विदाउट रीजनिंग अबाउट इट। रिएक्टिव है क्योंकि ये किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट 100% रिएक्ट मतलब उनकी चीज़ों को समझ करके रिएक्ट करते ही करते हैं विदाउट रीजनिंग अबाउट इट, कि मतलब रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। इट इज़ सबसम्पशन आर्किटेक्चर विच इज़ कंपेरेटिवली द बेस्ट नोन रिएक्टिव एजेंट आर्किटेक्चर, और ये जो है एक बेस्ट नोन रिएक्टिव एजेंट आर्किटेक्चर है अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो। अगर हम सबसे पहले डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है implies its own model in environment due to which there is insufficient information available in their local environment for them to determine an acceptable action। इसका मतलब क्या है कि अब क्या होता है कि इसके ना ये जो है रिएक्टिव एजेंट आर्किटेक्चर, इसके खुद के मॉडल्स हैं कुछ, और जिसकी वजह से क्या होता है ये एनवायरनमेंट में उन मॉडल्स को यूज़ करेगा। सिंपल सी बात है, इसके मॉडल है तो ये यूज़ करेगा ही करेगा। अब यूज़ करने के बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मॉडल्स जो होते हैं रिफाइनिंग के चक्कर में या फिर रिएक्शन देने के चक्कर में वो इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं या फिर हटा देते हैं या फिर स्टोर ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है इट इज़ डिफ़िकल्ट मॉडल एज इट कैन बी डिज़ाइन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस सो एज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस विथ टाइम। ये जो है डिफ़िकल्ट है बनाने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कब रिएक्शन देना है कब रिएक्शन नहीं देना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो टाइम के साथ आएगा। वो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, वो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, एंड ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसी वजह से जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस मॉडल की। बिलीव डिज़ायर इंटेंशन एजेंट आर्किटेक्चर, ये हमारा थर्ड कैटेगरी है। इसके अंदर क्या है, दिस आर्किटेक्चर हैज़ टॉट फ्रॉम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल रीजनिंग। इसके अंदर क्या है कि फिलोसॉफिकल जो हमारे ट्रेडिशन है उसके अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है प्रैक्टिकल रीजनिंग को लेकर के उसके हिसाब से इस आर्किटेक्चर को बनाया गया है या फिर आइडिया लिया गया है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कि हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे चीज़ों को, मोमेंट बाय मोमेंट, धीरे धीरे हम धीरे धीरे डिसाइड करते हैं, एक एक चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर हमारे मन में किसी के लिए कुछ इंटेंशन आ रहे हैं या फिर कोई डिज़ायर आ रहा है तो वो धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है, ठीक है। विच एक्शन टू परफॉर्म इन फर्दरेंस ऑफ वंस गोल, और इसके अंदर क्या होता है कि ये एक एक्शन करता है जिसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होती है हमारी, और जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें, ठीक है। हाँ, सारे एजेंट्स का जो गोल है वो यही है कि उसे एक अचीव करना है गोल, ठीक है, कि मतलब एंड पॉइंट क्या है कि हमें जो गोल है उसे अचीव करना है किसी भी हालत में। अब यहाँ पे क्या है कि जो टर्म है बिलीफ हो गया, डिज़ायर हो गया, इंटेंशन हो गया, उसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है बिलीफ, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशनल स्टेट ऑफ एजेंट बिलीफ अबाउट वर्ल्ड। इसका क्या है कि हम इसके दो डेफिनेशन आप कह सकते हो एक तरीके से। ये रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशनल स्टेट की एक एजेंट की कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके पास है, क्या क्या किन किन चीज़ों के ऊपर वो भरोसा करता है, या फिर एजेंट बिलीफ अबाउट वर्ल्ड, कि जो एजेंट है वो वर्ल्ड के बारे में क्या चीज़ों को अपने अंदर रखता है, बिलीफ रखता है। डिज़ायर्स की बात करें, रिप्रेजेंट मोटिवेशनल स्टेट ऑफ एजेंट, ये एक मोटिवेशनल स्टेट रिप्रेजेंट करता है एक एजेंट की। गोल्स की बात करें तो अल्टीमेट डिज़ायर टू अचीव्ड बाय एजेंट, ये अल्टीमेट डिज़ायर है कि जो एजेंट को अचीव करनी ही करनी है। अल्टीमेट डिज़ायर मतलब कि एंड पॉइंट एक तरीके से। इंटेंशंस की बात करें तो व्हाट एजेंट हैज़ चूजन टू डू, क्या एजेंट ने क्या चूज़ किया है करने के लिए। फिर उसके बाद प्लान्स की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू अचीव गोल, कि क्या क्या सीक्वेंस होने वाला है। जैसे कि हमारी एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वैसे हमारे जो प्लान्स हैं वो होने वाले हैं कि एक गोल तक पहुंचने के लिए कि क्या क्या एक्शन हमारे होने वाले हैं और किस किस सीक्वेंस में होने वाले हैं, ठीक है। इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स हैं ट्रिगर्स फॉर रिएक्टिव एक्टिविटी टू अपडेट बिलीव्स, मॉडिफाई गोल्स एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या है कि ट्रिगर हैं, ये कुछ ट्रिगर हैं जिसकी मदद से जो हमारी रिएक्टिव एक्टिविटी है वो निकल के आती है
जिससे कि अपडेट हो जाते हैं बिलीव्स या फिर मॉडिफाई हो जाते हैं गोल्स, और भी बहुत कुछ, ठीक है। मतलब कि जैसे ही एक इवेंट होगा तुरंत एक रिएक्शन निकलेगा और वो क्या कर देगा, वो बिलीफ को या तो अपडेट कर देगा या फिर गोल को मॉडिफाई कर देगा या फिर इंटेंशंस बदल देगा या फिर डिज़ायर्स बदल देगा, कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल रीजनिंग इन्वॉल्व्स टू क्रूशल प्रोसेसेस। अब प्रैक्टिकल रीजनिंग की अगर बात करें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि प्रैक्टिकल रीजनिंग जो है उसकी मदद से ये काम करता है, इसको जो सीख मिली है वो प्रैक्टिकल रीजनिंग से मिली है। तो प्रैक्टिकल रीजनिंग जो है वो दो क्रिटिकल प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है। तो सबसे पहली है टू डिसाइड व्हाट गोल आर टू अचीव, कि आपको कौन सा गोल जो है वो अचीव करना है। हाउ दीज गोल्स आर गोइंग टू अचीव, और किस तरीके से आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। ये दो क्रूशल पॉइंट्स हैं इस एजेंट के। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आती है जी हमारी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस की बात करें तो दिस मॉडल यूजेस स्टैंडर्ड ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस टू रीच टू गोल एंड ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो मॉडल है ये स्टैंडर्ड ह्यूमन रीजनिंग जो है प्रोसेस को यूज़ करता है, मतलब कि जैसे ह्यूमन सोचा करते हैं स्टैंडर्डली, उसी चीज़ को यूज़ करके ये गोल तक किस तरीके से पहुंचना है उस चीज़ को सोचता है। और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि ह्यूमन की तरह सोचता है, ठीक है। अगर जो चीज़ ह्यूमन के हिसाब से नहीं सोचेगी वो चीज़ डिफ़िकल्ट है ह्यूमन्स के लिए, और जो चीज़ ह्यूमन्स के हिसाब से सोचती है वो ईजी टू अंडरस्टैंड है। हैज़ क्लियर फंक्शनल डिकम्पोजिशन, इसकी जो फंक्शन डिकम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि किस तरीके से इसके फंक्शंस जो है वो काम कर रहे हैं। विच इंडिकेट सॉर्ट ऑफ सब सिस्टम्स माइट बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन एजेंट, और इसकी मदद से जो हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के जो सब सिस्टम्स हैं इसको नेसेसरी है, इसको चाहिए, जिससे कि हम एजेंट को बना सकें, ठीक है, या फिर क्या क्या हमें ऐड करना है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेन डिफिकल्टी लाइज इन नोइंग हाउ टू एफिशिएंटली इंप्लीमेंट ऑल बीडीआई मॉडल फंक्शंस। इसके अंदर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि किस तरीके से हम एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं सारे के सारे बिलीफ और फिर उसके बाद डेवलपमेंट इंटेंशन मॉडल फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बीडीआई मॉडल फंक्शंस जो हैं इनके अंदर किस तरीके से हम एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं सारे के सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये थे हमारे ये एजेंट्स, बिलीव डिज़ायर इंटेंशन मॉडल। फिर उसके बाद हमारी लेयर्ड आर्किटेक्चर। अगर हम लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हम लेयर्ड पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद मल्टी लेयर्ड पढ़ेंगे। तो लेयर्ड के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। जो वर्टिकल है वो फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है 1 पास कंट्रोल और एक होता है 2 पास कंट्रोल। तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये दोनों है वर्टिकल, ये है 1 पास कंट्रोल और ये है 2 पास कंट्रोल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अंदर हॉरिजॉन्टली लेयर्स होंगी और ये परसेप्चुअल इनपुट होगा यहाँ से और एक्शन आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल। लेयर 1 2 और यहाँ पे लेयर n तक ये जाता रहेगा, जितनी लेयर होंगे आप लिख देना यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल लेयरिंग है, 1 पास कंट्रोल है। 1 पास कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक तरफ से इनपुट जाएगा दूसरी तरफ से आउटपुट निकलेगा। इधर से परसेप्चुअल इनपुट डाला लेयर 1 2 और फिर उसके बाद लेयर n, फिर उसके बाद यहाँ से एक्शन आउटपुट निकल के आ गया। अब क्या है कि 2 पास कंट्रोल में क्या होगा, यहाँ पे इधर से मतलब कि इसके अंदर यहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट भी हमें यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से परसेप्चुअल इनपुट गया, लेयर n तक होके आया और यहाँ से एक्शन आउटपुट हमें मिल गया, ठीक है। वेरियस सब सिस्टम्स आर अरेंज्ड इनटू अ हायरार्की ऑफ इंटरैक्टिंग लेयर्स। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो लेयर्स का क्या है कि लेयर एक वो है, एक सब सिस्टम है, ठीक है, जो हमें चाहिए किसी भी टास्क को या फिर गोल को अचीव करने के लिए। जो सब सिस्टम्स हैं उनको अरेंज किया गया है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, 1 पास में भी कर सकते हैं, 2 पास में कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस सब सिस्टम्स जो होते हैं, बहुत सारे जो सब सिस्टम्स होते हैं उन्हें अरेंज किया जाता है एक हायरार्की में प्रायोरिटी वाइज, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो इनपुट लेगा वो लेयर 1 लेगी, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो लेयर 1 का होगा, फिर उसके बाद लेयर 2 का काम होगा, 3 का काम होगा, 4 का काम होगा और 5 पे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद आती है 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो। इसके अंदर कंट्रोल फ्लो जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेयरिंग होती है, एक वर्टिकल लेयरिंग होती है। हॉरिजॉन्टल लेयरिंग की बात किया जाए, द सॉफ्टवेयर लेयर्स आर ईच डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंसरी इनपुट। हर एक लेयर जो होती है वो, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि परसेप्चुअल इनपुट से हर एक लेयर कनेक्टेड है, जैसे ये आया हर एक लेयर के अंदर अलग अलग इनपुट चला गया, वैसे ही कि हर एक जो लेयर होती है, सॉफ्टवेयर लेयर होती है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सेंसरी इनपुट से एंड एक्शन आउटपुट से। इन इफेक्ट ईच लेयर परफॉर्म्स और एक्ट्स लाइक एन एजेंट एंड जनरेट्स व्हाट एक्शन टू परफॉर्म।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेयर होती है ना वो जो लेयर होती है वो परफॉर्म करती है या फिर एक्ट करती है एक एजेंट की तरह। मतलब कि मान के चलिए ये लेयर नंबर 1 है, ये अपने आप को एक एजेंट समझ रही है, इस टाइम पे लेयर नहीं समझ रही है, ये अपने आप को एजेंट समझ रही है। लेयर नंबर 2 भी अपने आप को एक एजेंट समझ रही है, और लेयर नंबर n तक भी अपने आप को एजेंट ही समझ रहे हैं, लेयर नहीं समझ रहे, सब सिस्टम नहीं समझ रहे, वो अपने आप को एजेंट ही समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और वो जनरेट करते हैं व्हाट एक्शन टू परफॉर्म, और वो इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भैया हमें जनरेट एक्शन क्या जनरेट करना है। ठीक है, वर्टिकल लेयरिंग की बात करें तो सेंसरी इनपुट एंड एक्शन आउटपुट आर ईच डेल्ट मतलब कि एक एंड पे, या तो एक एंड पे इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा। ठीक है, विद बाय एट मोस्ट 1 लेयर ईच, और इसके अंदर क्या होता है कि एक ही लेयर पे कनेक्टेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स पे कनेक्टेड नहीं होंगे। मल्टी एजेंट सिस्टम एंड एजेंट कम्युनिकेशन, मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है और एजेंट कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। इन रियल वर्ल्ड एन एजेंट मे नॉट बी ऑलवेज इन सिंगलेटन मोड। अब क्या होता है, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो एजेंट जो होते हैं वो सिंगल मोड में नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल मोड में ही हो, कई बार ज़रूरत ऐसी भी हो सकती है कि उनको मल्टीपल एजेंट्स में डिवाइड या फिर आना पड़े, क्योंकि हमारी जो रियल वर्ल्ड होती है, सिचुएशन होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है जो हमारी थ्योरेटिकल सिचुएशंस होती हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है रियल वर्ल्ड के अंदर। इट डील्स वेयर अदर एजेंट्स आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये डील वहाँ पे करता है जहाँ पे अदर एजेंट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो एनवायरनमेंट होता है उसके बिना तो एजेंट कुछ है ही नहीं, अगर एनवायरनमेंट से इनपुट ही नहीं मिलेगा तो एजेंट काम ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार जो एक्चुएटर्स होते हैं वो एजेंट जो आउटपुट जा रहा है एक्चुएटर से, एजेंट से, वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मल्टी एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। मल्टी एजेंट्स वर्क टुगेदर, बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं एक साथ, कम्युनिकेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं, डील करते हैं सिचुएशन के साथ। कई बार क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप हैं और आपके ऊपर पूरा का पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डाल दिया जाए कि आप ही डीन हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही टीचर हो और आप ही कर्मचारी हो, सब कुछ आप ही हो, तो आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, एक एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर आप मान के चलो कि एक कॉलेज प्रीमिसेस है, वो वहाँ के आप एजेंट हो, एक सिंगल एजेंट हो, तो आपके ऊपर अगर सारा काम आ जाए तो आप सारा काम परफेक्शनली नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही आपको मल्टीपल लोग चाहिए होंगे, डीन अलग चाहिए होंगे, डायरेक्टर अलग चाहिए होंगे, फैकल्टी मेंबर्स अलग चाहिए होंगे, कर्मचारी अलग चाहिए होंगे, गेट कीपर अलग चाहिए होगा, उसके अलावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं और डील करते हैं सिचुएशन के साथ। They are distributed system which more efficient in sense that they can be optimized and are more easier to understand and easier to develop, especially when problem being solved it is itself distributed। अब क्या होता है, जैसे कि हमने अभी कॉलेज प्रीमिसेस का एग्जांपल लिया, तो अगर बाई चांस हर एक चीज़ आप अकेले कर रहे हो तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो खाली आपके ऊपर रह गई कि आप ही करोगे सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास एक हायरार्की होगी जिसके अंदर आप उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हो, 10 लोगों के बीच में आप डिवाइड कर सकते हो और 10 के 10 लोग उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं या फिर अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम जो एफिशिएंटली जो है ना फंक्शनिंग वो होगी कॉलेज की। एंड आप इजीली आप देख सकते हो कि हाँ, फैकल्टी मेंबर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डीन सर अपना काम कर रहे हैं, डायरेक्टर सर अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक का सारा जो काम है वो ईजीली एफिशिएंटली ऑप्टिमाइजली हो रहा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो सेंसरी जो हमारे एफिशिएंटली जो हमारा सारा काम होता है ऑप्टिमाइजली होता है और ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है कि हाँ हमारा अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है काम, हमारा ईजियर टू डेवलप होता है। उसके अलावा प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी सॉल्व ईजीली हो जाती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम ही डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो आपको कितनी ही देर लगेगी आपकी साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो डेटा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हैंडल्ड बाय मल्टीपल एजेंट्स, और जो मल्टीपल एजेंट्स होते हैं वो उसको क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। डेटा कैन बी फ्रॉम वेरियस डोमेन्स, जो डेटा होता है वो बहुत सारे डोमेन से हो सकता है, अलग अलग डोमेन से हो सकता है। मैनी डिवाइसेज और कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन डेटा जनरेशन, और डेटा जनरेशन के अंदर भी बहुत सारे डिवाइसेज या कंपोनेंट्स जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हमारे पास कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज हैं जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, उसके अलावा आजकल तो फायर टीवी स्टिक्स आने लगी हैं, और उसके अलावा स्मार्ट टीवीज़ हो गए, एंड भी बहुत स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो डेटा को लगातार जनरेट कर रही हैं, और हर डिवाइस से अलग टाइप का डोमेन का डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है।
लाइक अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है। उसके अलावा आप फोटोज़ देखते हो, पीडीएफ देखते हो, जेपीजीज देखते हो, पीएनजीज देखते हो, है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो वेरियस डोमेन्स हो गई ये वाली चीज़ें। सिस्टम इज़ टू बिग एंड कॉम्प्लेक्स, ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नीड्स टू बी सेपरेटेड टू हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज, और इसी वजह से इसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्सिटी और जो साइज़ है इसका मेंटेन करके रख सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और हमारी नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों हमारा ना एक नया टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, पुराना वाला ज़रा हमने बंद कर दिया है। तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नया वाला, उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से हमसे कनेक्ट होने के लिए, और वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। नोट्स का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एजेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें मल्टीपल एजेंट्स की, तो सबसे पहले ईच एजेंट हैज़ टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स कैपेबिलिटीज़। जो हर एक एजेंट है उसको अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लेनी होती है, और रेस्ट्रिक्ट करनी होती है उसकी कैपेबिलिटीज़ को, क्योंकि अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है या फिर आपने दे दी है, तो उसके बाद जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, उनको बचाने के लिए आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। सिस्टम कंट्रोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो सिस्टम कंट्रोल है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कई सारे कंपोनेंट्स के बीच में। डेटा इज सेंट्रलाइज्ड, डेटा जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ होता है। कंप्यूटेशन इज एसिंक्रोनस, जो कंप्यूटेशन होती है वो एसिंक्रोनस होती है, इसका मतलब कि लगातार नहीं हो रही होती है, सारे कंपोनेंट्स में सिमिलरली नहीं चल रही होती है, अलग अलग भी चल रही हो सकती है। एनवायरमेंट्स आर टिपिकली ओपन एंड हैव नो सेंट्रलाइज सिस्टम, जो एनवायरमेंट्स होते हैं वो टिपिकली ओपन रहते हैं और उसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है। एनवायरमेंट्स हैव एजेंट्स दैट आर ऑटोनॉमस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मे बी सेल्फ इंटरेस्टेड एंड कोऑपरेटिव, जो एनवायरनमेंट होते हैं वो ऑटोनॉमस हो सकते हैं, अपने आप काम करने वाले भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं, उसके अलावा सेल्फ इंटरेस्टेड और कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है वो है नेगोशिएशन एंड बार्गेन। तो इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि नेगोशिएशन और बार्गेन के, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट अकर अमॉन्ग एजेंट्स विद डिफरेंट गोल्स। ये जब होता है जब हर एक एजेंट का एक डिफरेंट गोल होता है, उस टाइम पे इस जो इंटरेक्शन होता है वो नेगोशिएशन और बार्गेन वाला होता है। मेजर चैलेंजेस इज टू एलोकेट रिसोर्सेज, जो मेजर चैलेंज होता है वो एलोकेट करने में काम आता है रिसोर्सेज की, क्योंकि अब नेगोशिएशन मशीन है, नेगोशिएशन किसी चीज़ में कर सकती है। वो तो बस नेगोशिएशन ये कर सकती है कि यार तू ऐसा कर, तू 2 GB रैम ले ले, मुझे 4 GB दे दे यार, मुझे ज़्यादा काम करना है ना, या फिर तू यार इतने प्रोसेसर मत ले यार, इतनी प्रोसेसिंग स्पीड मत ले यार, मुझे इतनी क्लॉक स्पीड दे दे, ठीक है, या फिर इतना GPU मत ले, मेरे को इतना GPU दे दे। तो इस तरीके से नेगोशिएशन और बार्गेन चल सकता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि मेजर चैलेंज यही है कि रिसोर्सेज को एलोकेट किस तरीके से किया जाए एजेंट्स के बीच में, जिससे कि जो सेल्फ इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, मतलब कि जो एजेंट्स हैं वो इजीली काम कर सके बिना किसी दिक्कत के। जो रिसोर्सेज हैं वो बैंडविड्थ हो सकती है, कमोडिटीज़ हो सकती हैं, पैसा हो सकता है, प्रोसेसिंग पावर हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ जॉइंट डिसीजन इज रीच बाय 2 और मोर एजेंट्स। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो जॉइंट डिसीजन है वो रीच किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा एजेंट्स के, ईच ट्राइंग टू रीच एन इंडिविजुअल गोल और ऑब्जेक्टिव। मतलब कि इसके अंदर क्या है कि एक पॉइंट पे एग्री होना दोनों एजेंट्स का, जिसकी वजह से दोनों एजेंट्स का काम ना रुके और दोनों का एक साथ डिसीजन आए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि दोनों एजेंट्स जो है वो एक ही बात पर सहमत हो जाएं और दोनों का जो अलग अलग गोल है उसके ऊपर काम करें, नेगोशिएशन और बार्गेन करके रिसोर्सेज का, और आराम से हमारा काम जो है चलता रहे। मेजर फीचर्स की बात करें तो मेजर फीचर हैं हमारे 3। सबसे पहले है हमारा लैंग्वेज यूज्ड बाय पार्टिसिपेटिंग एजेंट्स। जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है जो हमारे पार्टिसिपेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारा प्रोटोकॉल फॉलोड बाय एजेंट्स एज दे नेगोशिएट। जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाता है एजेंट्स के द्वारा, क्योंकि जब वो नेगोशिएट कर रहे होते हैं उस समय पर, मतलब कि कुल मिलाकर के बहसबाजी नहीं हो रही होती है, वहाँ पे लड़ाई वगैरह नहीं हो रही होती है एजेंट्स के बीच में, वहाँ पे बिल्कुल प्यार से जो होती है वहाँ पे बातें हुई जाती हैं। फिर उसके बाद है डिसीजन प्रोसेस ऑफ ईच एजेंट डिटरमाइन इट्स पोजीशन, कंसेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन प्रोसेस जो होता है वो एग्रीमेंट के ऊपर बनाया जाता है कि किस पॉइंट पे हम झुक सकते हैं, किस पॉइंट पे हमको नहीं झुकना है, या फिर किस पॉइंट पे मेरे को अड़े रहना है। ये एग्रीमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है।
नेगोशिएशन और बार्गेन मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर 5 आते हैं मैकेनिज्म्स। सबसे पहला है एफिशिएंसी, वही है कि रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो एग्रीड होनी चाहिए, सारे की सारे जो एजेंट्स हैं वो एक ही स्ट्रैटेजी को अपनाने चाहिए। ठीक है। सिंप्लिसिटी की बात करें तो नेगोशिएशन मैकेनिज्म शुड इम्पोज लो कंप्यूटेशनल एंड बैंडविड्थ डिमांड्स ऑन एजेंट्स, मतलब कि कंप्यूटेशनल और जो बैंडविड्थ डिमांड है वो कम होनी चाहिए, मतलब आसानी से निबट जाने वाली होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रिक्वायर्ड एंड सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकर, मतलब एक सेंट्रल डिसीजन मेकर जो है वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्यों इसको नहीं चाहिए, एक सेंट्रल डिसीजन मेकर इसको नहीं चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है वर्क का इक्वली। ठीक है। सिमिट्री की बात करें तो शुड नॉट बी बायस्ड अगेंस्ट एनी एजेंट फॉर आर्बिट्री और इनअर्बिट्री रीजंस, जो एजेंट है वो किसी भी और एजेंट की तरफ बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी भी रीज़न की वजह से। और हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन इन मल्टीपल एजेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि जो ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम है, ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम TMS, वो डिज़ाइन किया जाता है इंटीग्रिटी के लिए। कंसिस्टेंट नॉलेज इज बेस फॉर बोथ बिलीव्ड एंड डिसबिलीव्ड, जो कंसिस्टेंट नॉलेज है, जो हमारे पास नॉलेज आ रही है, अब आप सच्चा है झूठा है ये किस बिहाफ पे आप डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करोगे आप इस बिहाफ पे कि जो नॉलेज आपके पास आई है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है वो कैसी है, वो बिलीव करने वाली है या नहीं बिलीव करने वाली है, राइट। वैसे यहाँ पे जो कंसिस्टेंट नॉलेज है वो बेस है कि आपको भरोसा किया जाने वाला चाहिए या फिर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अ नॉलेज बेस शुड ऑलवेज कंप्लीट, कॉन्साइज, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, जो नॉलेज बेस है वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, जब भी आपका जो ट्रस्ट एंड रेपुटेशन है वो बना रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद मेरा जो वहाँ पे एक सजेशन है आपको वो ये है कि आप 2 मार्क के जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं और ज़्यादा 10-20 नंबर आ सकते हैं आपके आराम से। तो अगर आपने सही कर दिए सारे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना यार, नई वीडियो का ना नोटिफिकेशन नहीं आता है आप लोगों के पास। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना प्लीज़। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।